हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हमारे 53 वीडियो आ चुके हैं। 53 वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है, अबाउट 90% के आसपास। और बस ये आईसी इंजन का लास्ट वीडियो जाएगा, इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी। और फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, जो बिगेस्ट चंक है हमारे सिलेबस में, उनमें से एक लास्ट है। ठीक है, वो कवर अप करेंगे, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक दो टॉपिक छूटे रहेंगे तो उसे हम कवर कर लेंगे कभी भी, वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ओके, तो अभी तक 53 वीडियो आ चुके हैं। 53 वीडियो से हम लोगों ने करीब 43 या 400 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। और जिसमें कि टर्बो मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी एंड आईसी इंजन रनिंग में है। और आईसी इंजन का ये लास्ट वीडियो है, 5th वीडियो। ओके, और जो प्रैक्टिस है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, हर जगह क्वेश्चन ईएससी का प्रीवियस ईयर से ही आना है। और मैं कई बार बता चुका हूँ आपको एक रीजन कि ईएससी का जो प्रीवियस ईयर है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है कंपेयर टू अदर्स प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, इसलिए सारे लोग क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं। जैसे आप एनएलसी देख लो, एनएलसी में 78 मार्क्स का क्वेश्चन, 78 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आए हुए थे, कुछ भी बाहर से नहीं था। एक दो क्वेश्चन बाहर से तो कोई नहीं कर पाया है, रेयरली लोग मिल रहे हैं जो उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो यही इसीलिए ईएससी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो आज का सेशन है वो है अबाउट द टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। देखो, इसमें बोला गया कीपिंग द अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, ब्रेक पावर को आपको इंक्रीज करना है डीजल इंजन में। तो सिंपल, हम ब्रेक पावर इंक्रीज कैसे होती है? सुपर चार्जिंग से। सुपर चार्जिंग में क्या करते हैं? प्रेशर इंक्रीज करते हैं हम लोग। ओके, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उससे डेंसिटी बढ़ती है और हमारा जो ब्रेक पावर बढ़ जाता है। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर, आंसर इज फर्स्ट का सी। सेकंड नंबर ट्राई कीजिए। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि इंडिकेटेड पावर है जो, उसको हमें डिटरमाइन करना है, तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? और यहाँ मल्टी सिलेंडर बोल दिया है, तो मल्टी सिलेंडर देखते ही आपको दिमाग थोड़ा ट्राई करना चाहिए मॉस टेस्ट। ठीक है, मॉस टेस्ट करेंगे। सेकंड का ए, थर्ड ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे बात की जा रही है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी जो होती है, आपने इतना तो मैं बता चुका हूँ पिछले चैप्टर्स में कि 2 स्ट्रोक जो होता है लेस इफिशियंट होता है कंपेयर टू द 4 स्ट्रोक, बट 2 स्ट्रोक में पावर जो है ज़्यादा होती है कंपेयर टू 4 स्ट्रोक। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक लास्ट में आप रख दो सबसे पीछे। उसका क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज़्यादा इफिशियंट है, ब्रेक ब्रेक इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की या एसआई इंजन की? तो आप इसको जानते ही हो कि सीआई इंजन ज़्यादा इफिशियंट होता है कंपेयर टू एसआई इंजन। तो सबसे पहले सी आई इंजन, देन एस आई, देन 2 स्ट्रोक, देन थर्ड का ए होना चाहिए। ए हैवी आंसर एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो यहाँ बात की जा रही है कि किसमें हैवियर फ्लाईव्हील लगेगा। तो सिंपल सा फैक्ट है, हैवियर फ्लाईव्हील मतलब कि जिसको ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। तो ज़्यादा एनर्जी किसको एब्जॉर्ब करनी होगी? देखो, 2 स्ट्रोक अगर इंजन है तो इतने में पावर लेगा हाफ सिलेंडर में, एक सर्कल में ही उसमें एक पावर स्ट्रोक आएगा, इतने में पावर लेगा, इतने में काम करेगा। मतलब बस इतने के लिए हमें चाहिए फ्लाईव्हील। और 4 स्ट्रोक में क्या होगा कि एक हाफ सर्कल में तो पावर आएगी, उसके बाद 3 हाफ सर्कल आपको चलाने होंगे विथ फ्लाईव्हील। या समझ पा रहे हो? तो 4 स्ट्रोक में बड़ी फ्लाईव्हील लगेगी, इतना इससे डिसाइड हुआ। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक आप काट दो, 2 स्ट्रोक काट दो पहले। ठीक है, अब 4 स्ट्रोक में पहुँचे तो यहाँ पे एक दिया हुआ है पेट्रोल इंजन और यहाँ पे दिया हुआ है डीजल इंजन। पावर दोनों की सेम दी हुई है, बट स्पीड देखो, स्पीड यहाँ पे डीजल वाले की कम दे दी गई है। ठीक है, तो इस अगर पावर सेम सेम हमें एनर्जी एब्जॉर्व करनी है
तो आई ओमेगा स्क्वायर होता है बेसिकली सी एस आई ओमेगा स्क्वायर। तो सी एस कॉन्स्टेंट मान लेते हैं और आई ओमेगा स्क्वायर देखो आप, अगर स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड अगर कम हो जाएगी तो हमें आई को ज़्यादा रखना पड़ेगा ना फॉर सेम पावर कंजर्वेशन के लिए। फॉर सेम पावर कंजर्व करने के लिए अपने पास आई ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें स्पीड कम है तो इसका फ्लाईव्हील ज़्यादा साइज का होगा, ठीक है। ये कम होगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आई को। तो डी आंसर हो जाएगा, फोर्थ का डी। दो जो स्प्रिंग एंड फ्लाईव्हील इज द मैकेनिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और फ्लाईव्हील जो होती है वो रोटेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, स्टोर करती है। और जो स्प्रिंग होती है वो रेसिप्रोकेटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या स्टोर करती है। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ बात की जा रही है कि एक मैचिंग कराना। तो इंजन स्पीड दिया हुआ है तो इंजन स्पीड आप सीधे मैच करा दोगे टेकोमीटर से। टेकोमीटर से हम मेजर करेंगे इसे। अगला कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स का मेजर करते हैं बाय द बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब बचता है हमारा ए एंड डी। तो इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट एमिशन के लिए बचा हुआ हमारे पास 3 एंड 4। तो 3 और 4 पढ़ लो आप। 3 है आपका हाइड्रोलिक डायनमोमीटर एंड फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। तो ये वाला मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है इसके लिए। हाइड्रोलिक डायनमोमीटर्स का मतलब नहीं ना, वो तो फोर्स मेजरमेंट करता है बेसिकली। जो डायनमोमीटर होता है वो फोर्स मेजरमेंट करता है। लेकिन हम इन द केस ऑफ द आईसी इंजन वी मेजर द फ्रिक्शनल फोर्स बाई फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब सब कुछ निकाल लेते हैं उसे बेसिकली। तो जो टेस्ट होता है करके मोटर टेस्ट होता है उसमें यूज करते हैं हम लोग डायनमोमीटर को, ठीक है। सी का डी का 4 हो जाएगा, देन ए का 3 हो जाएगा। 32 14 32 सी होना चाहिए आंसर फिफ्थ का। फिफ्थ आंसर इज सी, सही है। सिक्स ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि दो सिलेंडर दिए हुए हैं, एक है 2 स्ट्रोक एंड एक है 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक वाले की स्पीड है 750 और 4 स्ट्रोक की स्पीड है 1500 आरपीएम, ओके। और यहाँ पे जो ब्रेक पावर है वो निकल के ये होता है फॉर्मूला पी प्लैंक बाई 60। पी प्रेशर, एल लेंथ, एल स्ट्रोक, ए एरिया, एन जो है स्पीड और के है नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो जो एन होता है ना वो 2 स्ट्रोक वाले में एन का एन ही रह जाता है, जो स्पीड वही रह जाएगी। बट इन द केस ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन एन को हम लोग रिप्लेस करते हैं बाई द एन बाई 2, मतलब जो स्पीड उसकी आधी, क्योंकि हमारा एक स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक है ना, सॉरी हाँ, दो साइकिल में एक पावर स्ट्रोक है। जबकि 2 स्ट्रोक वाले में एक ही साइकिल में पावर स्ट्रोक है, इसलिए उसमें एन का एन रह जाता है और 4 स्ट्रोक वाले में एन का एन बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 750 का 750 रह जाएगा और इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों में पावर जो है सेम आएगी, विद द सेम। 6 का सी। 7 ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन में बात की गई है कि अगर सेम पावर है सेम कंप्रेशन रेशियो है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि एज कम्पेयर टू स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के पास क्या होगा। हायर फ्यूल कंजम्पशन गलत है, फ्यूल जो 4 स्ट्रोक होता है ज़्यादा इफिशियंट होता है। लोअर थर्मल इफिशियंसी ये भी गलत है। हायर एग्जॉस्ट टेम्परेचर ये कंफर्म नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन हायर थर्मल इफिशियंसी इतना तो हमें पता है कि जो 4 स्ट्रोक है वो हायर थर्मल इफिशियंसी होती है, क्योंकि उसमें जो जो इनलेट का फ्यूल है जो कि फ्रेश प्रेस है अनबर्न हाइड्रोकार्बन, वो बाहर फालतू में नहीं फेंका जाता है। और टू स्ट्रोक वाले यही होता है कि वो फालतू में बाहर चला जाता है, मतलब बिना जले हुए। तो 7th का डी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे बात की गई है, ग्राफ्स बनाए गए हैं और ये लिखे हुए हैं पैरामीटर्स। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर नहीं भी आ रहा है ग्राफ पढ़ने ना, सिंपल आपको एक चीज़ बताओगी ना कि इंडिकेटेड पावर जो होता है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर होता है। इसका मतलब इंडिकेटेड पावर का डायग्राम जस्ट एबव होगा ब्रेक पावर के। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखो लगातार पैरेलल लाइन्स कहाँ पर दिख रही हैं, ये लाइन एक दिख रही है और ये लाइन एक दिख रही है। तो इंडिकेटेड पावर वाला ऊपर वाला हो जाएगा, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, इतने से आंसर बाहर निकल के आ जा रहा है। आंसर इज 8th का सी। बट अगर आपको और जानना है तो बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपको मिल गया ना, 3 हो जाएगा 5, मतलब कि ब्रेक पा सॉरी गलत हो गया क्या, हाँ सॉरी, ये देखो यार, इंडिकेटेड पावर के लिए 1 हो गया, ब्रेक पावर सी है, सी के लिए 2 होगा। ओके, ए के लिए 1, सी के लिए 2। तो फर्स्ट टाइम मामला अभी मामला फंस रहा है, रुक जाओ। बी का 3 ऑटोमेटिक सेट हो गया। डी हमें ढूंढना है 5 और 4 में से, डी ढूंढना है 5 4 में से। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, हाँ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन स्पीड के साथ बढ़ता है। और देखो इनको ऐसा बनाना नहीं चाहिए इन्होंने, लेकिन इसी में घपला कर दिया है। ये नीचे वाला होगा, ऐसा बनाना चाहिए इनको, लोग कन्फ्यूज होंगे फालतू में। ये नीचे वाला 5th नंबर, ठीक है, डी का 5। ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बेसिकली, ये कन्फ्यूजिंग होता है और अब आता भी नहीं है। आप देख ही रहे हो कि कैसे एग्जाम होते हैं, दे रहे दिया हुई होगा आपने CIR NLC ये सब से, पर लो लेवल बहुत नीचे रहता है। बस वही बात है कि आपको आपका जो कंटेंट आपको रिवाइज कितनी बार है, ये है कंटेंट। जैसे मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ, तो मैंने अभी रिवाइज करना शुरू कर दिया अपना ही कंटेंट जो मैंने बनाए हुए वीडियो, वो मैं पूरा रिवाइज कर जाऊँगा एक बार कम से कम, 1 बार या 2 बार आराम से हो भी जाएगा रिवाइज, कोई बहुत टाइम नहीं लग रहा है उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 3 2 5, ये 8th का ए होना चाहिए, हाँ 8th का ही है। ठीक, ट्राई क्वेश्चन नंबर 9th। जो 9th नंबर क्वेश्चन काफ़ी वो है यार, ये मुझे भी मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या होता है इसका आंसर। इसे बोला गया है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन इज़ हायर देन द SI इंजन। तो कंप्रेसर रेशियो ज़्यादा होता है इतना पता है हमें, मतलब प्रेशर रेशियो ज़्यादा होगा, तो होना चाहिए, होना तो उल्टा चाहिए। आंसर देख लेते हैं, फालतू में टाइम वो करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इन्होंने, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन्होंने कि एज द पावर कैपेसिटी इंक्रीजेज स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीजेज। मतलब इन्होंने पकड़ लिया है इसको, थर्ड स्टेटमेंट को, जैसे जैसे पावर कैपेसिटी बढ़ती है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन घटने लगता है। तो इसको उन्होंने गलत कर दिया, तो 3 गलत करते ही ये 3 ऑप्शन चलेगा और हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, 9th का डी है, और ये तीनों जो स्टेटमेंट याद ही करने पड़ेंगे, कोई इसका एक्सप्लेनेशन याद दिया भी नहीं है, मुझे सही से आता भी नहीं है एग्जैक्ट इसका। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द CI इंजन इज हायर देन द SI इंजन, तो पता ही है सबको, बिकॉज ऑफ द हायर कंप्रेशन रेशियो द लॉसेस टू एग्जॉस्ट आर देयरफॉर लोअर। ठीक है,
द लॉसेज टू द एग्जॉस्ट आर देयरफॉर लोअर रिजल्टिंग इन लोअर एग्जॉस्ट टेम्परेचर। हाँ ये देखो, ये इन्होंने पॉइंट बड़ा सही बोला है कि जो डीजल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी अच्छी खासी होती है कंपेयर टू एसआई इंजन। तो जो एग्जॉस्ट से एनर्जी ज़्यादा वो खींच पाएगा, मतलब कि एग्जॉस्ट का टेम्परेचर लोअर होगा कंपेयर टू एसआई इंजन। तो वहीं यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था ना, इन स्पाइट ऑफ द हायर कंप्रेशन रेशियो द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द डीजल इंजन इज मच लोअर देन एसआई इंजन। ये सही, तो इसका रीजन बहुत सही इन्होंने दिया हुआ है। ओके, द नेक्स्ट है कि एक्सेस एयर इन द सीआई इंजन फर्दर रिड्यूस द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, मतलब इसी को एक्सप्लेन किया उन्होंने फोर्थ को ही। तो ये आप समझ लो कि दोनों याद करना है आपको कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डीजल इंजन की ज़्यादा होती है कंपेयर टू एसआई इंजन। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन इज हायर देन द एसआई इंजन, फर्स्ट थिंग। ऐसे और इसमें ये भी है कि आप सुपर चार्जिंग वार्जिंग यूज करते हो उसमें डीजल इंजन में, तो वहाँ चांसेस अच्छे खासे होते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छे होने के। ओके, और जो सेकेंड स्टेप में ये रटना है पूरा, व्हेन अ सीआई इंजन इज थ्रॉटल्ड इट्स मैकेनिकल एफिशिएंसी डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये मुझे भी एकदम एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या इन्होंने लिखा हुआ है, और मैं कहीं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा उसे लिख के। 9th का आंसर दिया हुआ है डी। ट्राई 10th नंबर। तो ये फालतू रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ बोला गया कि इन प्रैक्टिकली इफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज हायर देन द एसआई इंजन, बिल्कुल सही है। बट अगर हम रेशियो सेम कर दें, कंप्रेशन रेशियो सेम करें, तो वहाँ पे एसआई इंजन की जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू डीजल इंजन। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 10th का सी 11th में ट्राई कीजिए। तो जो क्वेश्चन 11th है वो फैक्चुअल बेस है कि स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ द डीजल इंजन इज हायर देन द एसआई इंजन। ये गलत बिल्कुल दिया हुआ है। एसआई इंजन का जो स्पेसिफिक पावर होता है वो ज़्यादा होता है। देखो, पावर तो डीजल की ज़्यादा होती है डीजल इंजन की, बट स्पेसिफिक पावर जो होती है पर यूनिट एरिया देख लो या पर यूनिट वॉल्यूम देख लो, स्पेसिफिक पावर एसआई की ज़्यादा होती है कंपेयर टू डीजल इंजन। ओके, ये आप याद कर लो, फैक्चुअल चीज़ है। ठीक है, हाँ यही होता है। तो 11th का, सॉरी 10th का सी होगा, 11th का डी होगा। 11th का डी ना, हाँ। ओके, 12th में ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन 12 दिया हुआ है बोला गया कूलिंग सिस्टम इन द आईसी इंजन मस्ट बी सच दैट देयर इज नो एक्सेसिव कूलिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कूलिंग। और बहुत ज़्यादा कूलिंग कर दो तो सारी एनर्जी तो वही खींच लेगा हमारा, कूलर ही एनर्जी वर्क भी प्रोड्यूस करना है। एंड सेकंड थिंग इसमें दिया है रीजन की ओवर कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट ड्यू टू विच द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द इंजन विल डिक्रीज। तो सही बात है बिल्कुल कि अगर हम ज़्यादा कूलिंग कर देंगे, तो ज़्यादा कूलिंग कर देंगे तो जो अंदर, हाँ, वुड इंक्रीज द विस्कोसिटी। जो लुब्रिकेंट है टेम्परेचर के साथ लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ता है, सॉरी, टेम्परेचर के साथ लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो। और अगर गैसेस फेज है तो अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं तो लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर घट रहा है, घटने केस लेते हैं, टेम्परेचर अगर आप घटा रहे हो तो लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ेगी और गैसेस की विस्कोसिटी घटेगी। ये फैक्ट होता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से सब देखेंगे हम लोग। तो इसका असर्शन में सही दिया है, रीजन में सही दिया है इन्होंने। और वही विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हीट ट्रांसफर में और दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी और इफिशियंसी को इफेक्ट करेगा ये सब। 12th का ए सही है। 13 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ बोला गया है वेरिएबल एसआई स्पीड है एसआई इंजन की, तो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो कहाँ पे अगर होगा, मेरे हिसाब से यार इसमें
ब्रेक पावर होना चाहिए, ब्रेक पावर 13th का बी, हाँ सही है। क्योंकि अगर मैक्सिमम टॉर्क देना है तो हम मैक्सिमम स्पीड नहीं रख सकते। अगर मैक्सिमम स्पीड पे मैक्सिमम टॉर्क दे दे बहुत बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी। तो वेरिएशन ऐसा होना चाहिए ना कि अगर स्पीड घटे तो टॉर्क बढ़ना चाहिए, और टॉर्क घट रहा है तो स्पीड बढ़ना चाहिए, ऐसा वेरिएशन होना चाहिए ना। तो एट मैक्सिमम ब्रेक पावर 13th का बी। 14th नंबर ट्राई कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई कोई मॉस टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 2 सिलेंडर हमारे हैं। ओके, 2 सिलेंडर, टू स्टो इससे मतलब नहीं कोई। 2 सिलेंडर दिया, उसका ब्रेक पावर दिया हुआ है कंबाइंडली 9 किलोवाट। इसका मतलब दो एन जो है यहाँ पे 2 हो गया, एन जो है 2 हो गया, तो 2 सिलेंडर का ब्रेक पावर 9 आ गया, इसकी वैल्यू 9 हो गई। देन अगला है कि अगर हम एक एक को ऑफ करते हैं, एक एक सिलेंडर को, तो इतनी इतनी ब्रेक पावर निकल के आ रही है। मतलब N-1 एक बार 4.25 है और एक बार 3.75 है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया आई, इसको घटा देंगे फाइनली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आई निकल के आ जाएगा ये फार्मूला बी पी एन, मतलब एन सिलेंडर के लिए माइनस बी पी एन माइनस वन, मतलब एक को ऑफ करने पे जो बी पी है। तो आई वन हम निकाल लेंगे यहाँ से 9 - 4.25, ये रखेंगे एक बार ये रख देंगे, एक बार ये वहाँ निकल के आ जाएगा आई वन इतना, आई टू इतना। तो आई हमारा कंबाइंडली निकल के आ जाएगा, दोनों मिला देंगे, दोनों एड ऑन कर देंगे तो 10 आ जाएगा ऐड करने पे। और हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ब्रेक पावर 9 दी हुई है पहले से, और इनक्रीड पावर यहाँ पर निकल के आ रही है 10, तो 9/10 तो 90% आ जाएगी। 14th का ये ट्राई क्वेश्चन नंबर 15th। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड द हीट इनपुट मोस्ट इफिशिएंट इज। तो इन सब में अगर मोस्ट इफिशिएंट आप देख रहे हो, ठीक है, तो इन सब में मोस्ट इफिशिएंट देख रहे हो तो डीजल साइकिल हो जाएगा, डीजल साइकिल। क्योंकि इन दोनों का जो है फॉर्मूला सेम होता है, मैंने एक बार ड्राइव कराया था, T2/T1 होता है फॉर्मूला इन दोनों का। इसी को हम अगर वो रहेगा तो, अगर ऑटो साइकिल है तो वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसर लिखेंगे, और इसी को अगर ब्रेटन साइकिल है तो लिखेंगे इसको प्रेशर रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ड्राइव कराया था एक बार, और ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 16।
देखो यार, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसे मैचिंग करानी तो आप सिंपल देखो, जो जो आपको आता है वो पकड़ना है आपको। तो पहला है कि टोटल फ्यूल कंजम्पशन रेट। तो अब यहाँ आप देखो, अगर जीरो ब्रेक हॉर्स पावर है तो वहाँ पे भी फ्यूल कंजम्पशन रेट कुछ ना कुछ होगा। आपने ये पढ़ा हुआ है, विलियम्स लाइन ऐसे बनती है कि जीरो ब्रेक पावर पे भी कुछ ना कुछ मास फ्लो रेट होता है। तो ए का या तो 4 होगा, इन दोनों लाइन में से होगा 4 या 5। तो ऑप्शन में देखिए आप 1 एंड 5, तो मतलब 5 हो जाएगा, ठीक। 5 टिक होते हैं, ये दोनों ऑप्शन चले गए। अगला आप देखते हैं इंडिकेट पावर, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो इंडिकेट पावर के बारे में आपको कुछ पता है कि इंडिकेट पावर हमेशा ब्रेक पावर से हल्का ज़्यादा होगा। और एट दिस स्टेज स्टार्टिंग में यहाँ पे यहीं पे देखो, यहीं पे ब्रेक पावर जीरो होगा, बट इंडिकेटर पावर कुछ ना कुछ होगा, जो कि जैसे इंडिकेटर पावर का फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर अपॉन फ्रिक्शनल प्लस फ्रिक्शनल पावर। तो अगर ब्रेक पावर जीरो है तो यहाँ पे कुछ कुछ फ्रिक्शनल पावर रहेगी ना स्टार्टिंग में। तो वही वाला फिर वही वाला क्वेश्चन आ जाएगी, 4 5 इसको एक लेना है हमें। तो 5 हम ले चुके हैं, तो 4 बचा है हमारे पास, तो सी का 4 हो गया। देन और आंसर विल बी ए। 16 का हमारा आंसर ए हो गया। 17 नंबर ट्राई कीजिए। दो, यहाँ सबसे पहले हमें देखा सुपर चार्जिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है 4 एंड 6। तो यहाँ 4 में एयरक्राफ्ट इंजन था और 6 में था सिंगल सिलेंडर एसआई इंजन। एसआई इंजन कभी सुपर चार्जिंग नहीं करेंगे, आपको पता है कि नॉकिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ए का 4 हमने मार दिया, ए का 4 मारते ही ये गया ऑप्शन। देन हमने देखा मोस्ट टेस्ट। तो मोस्ट टेस्ट के लिए हम तुरंत ढूंढेंगे कहाँ मल्टी सिलेंडर लिखा हुआ है, तो मल्टी सिलेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बी का वन सेट हो गया। तो बी का 1 सेट होते ही ये ऑप्शन हो गया हमारा 17 का ए। 18 नंबर ट्राई कीजिए अब। देखो, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है सब है। एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी पूछा हुआ, तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, ए का 5 हो जाएगा, ए का 5 होता है, ये दोनों चलेगा। देन बी का 1 ऑटोमेटिक हो गया। देन हमने देखा कि अगला है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कौन सी होती है? ऑटो साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर हीटर कहाँ पे होता है? डीजल साइकिल में। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 1 4 2 हो जाएगा आंसर हमारा। आंसर इज ए 18 का। ट्राई क्वेश्चन नंबर 19। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि अगर सेम हीट कंप्रेसर रेशियो बोल दिया गया है तो आप ये जानो सारी चीज़ें उलट जाएंगी। सबसे कम हो जाएगा डीजल, उसके बाद ऑटो, देन एसआई। मतलब सबसे ज़्यादा हो गया एसआई, मतलब कि ऑटो साइकिल, देन ड्यूएल। कहाँ पे? ऑटो के बाद ड्यूएल, देन डीजल। तो आंसर हो जाएगा डी। 19 का डी। 20 नंबर ट्राई कीजिए। देखो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एसआई इंजन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होता है कंपेयर टू डीजल इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही है, एसआई इंजन उसी से रिलेटेड हल्का सा है कि एसआई इंजन जो है इसका रेंज पूछा गया है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। तो 70 से 90 होता है। 70 से 90 होता नहीं, बेसिकली 80 से 85 होता है। और डीजल इंजन वाले का होता है 90 से 95। सॉरी नहीं, 80 से 85, 85 से 90 डीजल वाले का। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा डी। 20 का डी। और जो 21 क्वेश्चन नंबर है, ये पता नहीं कैसा ये ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए इन्हें। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है।
देन मैं इसका आंसर सीधे बता दे रहा हूँ आपको, मुझे भी इसका बहुत आइडिया नहीं है। 21 का जो आंसर दिया हुआ है सी दिया है इन्होंने। एंड ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ बोला गया परफॉर्मेंस ऑफ द डीजल इंजन एट ऑफ डिफरेंट साइजेस, द सिलेंडर डिफरेंट साइजेस, सिलेंडर डायमेंशंस एंड पावर रेटिंग आर टू बी कंपेयर्ड, विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज फॉर द सच कंपैरिजन। अब परफॉर्मेंस की बात की जा रही है तो हम वहाँ पे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन लेंगे, मतलब कि वही बताएगा ना कि कितना मास डालने में कितना एनर्जी निकल के आ रही है, वही कंपेयर कर पाएगा हमारा। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए, और मैंने बुक में मैच भी कराया दूसरी बुक में, वहाँ भी आंसर इसका सी था, और यहाँ पे इन्होंने आंसर लेकिन दिया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, एंड बी 22 का डी दिया हुआ है, इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है। बट मेरा आंसर वही रहेगा, सी आंसर रहेगा मेरा। ठीक है, और जो दूसरी बुक थी मैंने वहाँ वेरीफाई किया, वहाँ भी आंसर सी था। 23 ट्राई कीजिए। तो यहाँ बोला गया है कि ब्रेक पावर हमारी 10 किलोवाट है, एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी 33% है, और देन कैलोरीफिक वैल्यू बताएगी इतनी, तो हमें थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, ब्रेक पावर अपॉन मास इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। 10 ब्रेक पावर दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, ये हम नीचे ला दिए एफिशिएंसी को, तो 0.3, और कैलोरीफिक वैल्यू 40,000, और 36 से मल्टीप्लाई किया गया टू कन्वर्ट इट इनटू द आवर्स, पर आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है, 3 kg पर आवर। 23 का बी, 24 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 40 किलोवाट का इंजन हमारा है, उसकी एफिशिएंसी 80% है। ओके, तो हमने इसको इसमें वैल्यू पुटअप की, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, और इंडिकेटेड पावर हमारा होता है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा फ्रिक्शनल पावर निकल के आया हमारा 10 किलोवाट। ओके, देन हम इन्होंने कहा कि जो लोड है वो 50% ओनली है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी। तो आप ये जान लो कि फ्रिक्शनल पावर हमेशा उतना ही लगता ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल पावर 10 हमेशा लगता रहेगा, ये वही यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, ये हमेशा लगता रहेगा। और जो लोड है 50% हो गया, इसका मतलब 0.5 इंटू 40, तो ये 20 हो गया 20, तो इसको हमने यहाँ नीचे वही रख दिया है, और इसको सॉल्व करने में 20/30 आया, दैट इज अबाउट 67%, तो इसको हम 65 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, 24 का सी हो जाएगा। 25 ट्राई कीजिए।
दो जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसमें बात ये है कि अगर हम मल्टी सिलेंडर यूज कर लेते हैं तो हमारा जो फ्लाईव्हील का साइज है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार कि जो हमारा जो अगर एक इंजन चल रहा हो तो एक स्ट्रोक लेगा किसी माइक्रो सेकंड में, उसके बाद 1/3 पार्ट के लिए, नहीं सॉरी 3/4 पार्ट के लिए वैसे घूमता रहेगा। उतने में एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगी फ्लाई व्हील। 1/4 में उसने एनर्जी दी, लेकिन 3/4 पार्ट में वो फ्लाई व्हील चलेगा। बट इन द केस ऑफ द मल्टीपल सिलेंडर लगातार कोई कोई सिलेंडर स्ट्रोक लाता रहेगा, पावर स्ट्रोक। मान लो यहाँ पर किसी और ने दिया, कुछ से बड़ा यहाँ इन्होंने दे दिया, तो मल्टीपल सिलेंडर में यही होता है कि फ्लाई व्हील का जो वेट होता है कम हो जाता है। ओके, तो स्मॉल साइज लग जाएगा फ्लाई व्हील। तो स्मॉलर साइज यहाँ कहाँ पे, बी ऑप्शन 25 का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 26। जो क्वेश्चन 26 है उसमें बोला गया है सुपर चार्जिंग के बारे में बात कर रहे हैं लोग। तो सुपर चार्जिंग से होता क्या है, हमारा पावर आउटपुट तो बढ़ता है, ठीक है। बेसिकली बढ़ता है हमारा है स्पेसिफिक पावर आउटपुट, मतलब कि एक पर्टिकुलर साइज के लिए एक विदाउट सुपर चार्जिंग का इंजन है उसमें कम पावर जनरेट होगी कंपेयर टू कि अगर पर्टिकुलर साइज उसी पर्टिकुलर साइज के लिए सुपर चार्जिंग वाला इंजन लगा दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। देन पहला स्टेटमेंट सही है। And इससे इफिशियंसी नहीं बढ़ती है, इससे इफिशियंसी थोड़ी बहुत घटती है, बढ़ती नहीं है इससे इफिशियंसी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सुपर चार्जिंग हेल्प्स इन स्क्वेंजिंग, हाँ सिंपल सी बात है, सुपर चार्जिंग कर रहे हो आप, हाई प्रेशर पे फ्लूइड को भेजोगे तो थोड़ा सा बाहर चला ही जाएगा, थोड़ा हेल्प मिल ही जाएगी। मतलब ये तो लेमन टाइप एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, लेकिन इस सटीक बैठ जा रही चीज़ें। तो 1 और 3 आंसर होना चाहिए, 1 और 3। और मेरे हिसाब से 1 और 3 आंसर होना चाहिए, मेरा आंसर भी सी रहेगा। और दूसरी बुक में मैच भी कराया, वहाँ पे आंसर सी था, बट यहाँ पे 26 का आंसर दिया हुआ है इन्होंने डी नंबर। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही मार रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि सुपर चार्जिंग में होता क्या है, सुपर चार्जिंग में जब हम कंप्रेस करते हैं ना एयर को, वो एनर्जी हम लेते हैं मेन सैफ्ट से ही, और मेन सैफ्ट से आप एनर्जी निकाल रहे हो तो इफिशियंट कैसे बना दोगे उसे, बात ये है ना। लेकिन वही देखो, अगर टर्बो चार्जर अगर देख लो आप, टर्बो चार्जर जो होता है ना वो आपका एनर्जी लेता है एग्जॉस्ट गैस से, उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है, उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है, श्योर शॉर्ट है, लेकिन सुपर चार्जिंग में नहीं बढ़ती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो मेरा आंसर सी रहेगा, बुक में आंसर सी है, और यहाँ पे उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो डी है। ओके, 27 ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए इन्होंने मोस्ट टेस्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ देखो यार, सिंपल ज़्यादा हम फ्रिक्शनल पावर निकालते हैं, उससे हमारा परफॉर्मेंस भी निकलती है, पेट्रोल और डीजल इंजन की सब कुछ निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, मतलब ये जो डी स्टेटमेंट नहीं होगा, और ये तीनों हो सकते हैं इसमें, ये तीनों ही हो सकते हैं इसमें, ठीक है, ये तीनों ही हो सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। बेसिकली फ्रिक्शनल पावर निकालते हैं, उसके उसी से करते हैं, सब कुछ हिसाब किताब लगाते हैं, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि हम इन दोनों में चूज नहीं कर सकते हैं ना, जो ये दोनों ऑप्शन है इन दोनों में चूज नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल कोई अंतर ही नहीं है। पेट्रोल में हम स्पार्किंग रोकते हैं और डीजल इंजन वाले में हम फ्यूल रोकते हैं, एक इंजन को शॉर्ट करने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे सी ही लगता है। आप, मेरा भी आंसर सी रहेगा, बुक में आंसर सीधा। और लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इस बुक में, इन्होंने आंसर दिया हुआ है ए। और क्या लॉजिक इनका पता नहीं, और इन्होंने लॉजिक कुछ दिया नहीं होगा यहाँ, तो मुझे लगता है इन्होंने लॉजिक दिया है कि मोस्ट टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट द फिक्शनल पावर ऑफ द मल्टी। देखो आंसर कुछ और दिया, लॉजिक कुछ और दिया है। सी आंसर इसका है, ठीक है, आंसर इज सी। 28 नंबर ट्राई कीजिए। देखो 28 नंबर क्वेश्चन उसमें बोला गया है कि एस आई को सी आई से कंपेयर करना है।
तो पहला जो है स्पेसिफिक आउटपुट इज हायर देन द सीआई इंजन, ये तो आपको बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एंड इट कैन बर्न लीनर मिक्सचर कम्पेयर टू सीआई इंजन, सीआई में यार 32-30:1 का रेशियो होता है, ठीक है, तो लीनर सीआई होता है, एसआई नहीं, एसआई में हम 15:1 रखते हैं, तो ये गलत हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट गलत होता है, ये तीनों चले गए, एंड ऑप्शन आंसर इज डी, और मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, और इन्होंने भी आंसर डी दिया है, सही है, ठीक है, डी आंसर है। और पढ़ोगे ना, यही देखो पूरा यहाँ भी जो पढ़ोगे वही भी सेम बात निकल जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बस यही सही होगा। 29 ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है ये वाला कि सी आई इंजन नॉक कैन बी रिड्यूस बाई कंप्रेसर, ये सही है। दूसरा थर्मल इफिशियंसी ऑफ द सी आई इंजन इज लोअर देन द एस आई इंजन, ये गलत है। सी आई इंजन इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द एस आई इंजन, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फॉर्मूले से यार हो तो आगे लग जाता है, सी आई इंजन मोर इफिशिएंट होता है। सी आई इंजन की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी अच्छी होती है और थर्मल इफिशियंसी भी अच्छी होती है, बट सी आई इंजन का स्पेसिफिक आउटपुट कम होता है, जो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि सी आई इंजन है द हायर स्पेसिफिक आउटपुट, ये गलत है। 2 एंड 3 गलत होते ही हमारे ये ऑप्शन, ये सब चला गया, एंड बचा सी, 29 का सी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पे बोला गया विच आर द फॉलोइंग है द मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की बात की जा रही है, मतलब अगर वॉल्यूमेट्रिक से आप बढ़ानी है ना तो डेंसिटी बढ़ाइए, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो मास ज़्यादा अंदर जाएगा, तो पी वी बराबर रो आर, पी बराबर रो आर टी होता है, ठीक है, ये होता है ना। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डेंसिटी घटने लगेगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर द अगर फ्लो फ्रिक्शन की वजह से अगर चार्ज हीटिंग होती है, फ्लो फ्रिक्शन भी है, चार्ज हीटिंग हो रही तो दिक्कत आएगी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होगी, ओके, तो यही रीजन है। रैम इफेक्ट से तो अच्छी चीज़ें हैं रैम इफेक्ट, और देन सी आंसर इसका है 30 का। 31 ट्राई कीजिए। देखो इसमें बोला गया है कि ये देखो फिर 31 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसमें बोला गया है कि आइडियल सुपर चार्जिंग ऑफ द आई सी इंजन आर करेक्ट, आइडियल सुपर चार्जिंग इंक्रीजेस द आउटपुट बट डिक्रीजेस थर्मल इफिशियंसी स्लाइटली, बिल्कुल सही है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है कि द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड मैकेनिकल इफिशियंसी इंक्रीजेस विथ सुपर चार्जिंग। यार ये मीन इफेक्टिव प्रेशर तो बढ़ेगा क्योंकि जो पावर बढ़ रही है और सेम वॉल्यूम के लिए पावर बढ़ रही है, तो मीन मैकेनिकल इफिशियंसी इंक्रीजेस विथ सुपर चार्जिंग, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। जहाँ तो मुझे लगता है कि सुपर चार्जिंग मैकेनिकल इफिशियंसी बढ़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन पावर उतना वही वही रहेगा, लेकिन हमारी ब्रेक पावर बढ़ जा रहा है, ये बढ़ना चाहिए। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है, अगर अगर ये बढ़ेगा तो फ्रिक्शन पावर घटेगा, इंक्रीज तो नहीं होगा फ्रिक्शन पावर,
तो ये दोनों इनवर्स स्टेटमेंट है ना, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, और 2 हर जगह आ गया है। तो ये कन्फ्यूज़न वाला है यार क्वेश्चन। मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर बढ़ रही है तो फ्रिक्शनल पावर घटनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो कि ब्रेक पावर ज़्यादा बढ़ जा रहा है और फ्रिक्शनल पावर उतना नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि इंजन फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कम्प्लीटली, पहला स्टेटमेंट कम्प्लीटली सही है। देन आफ्टर दैट 2 का हम पढ़ेंगे क्योंकि सारे में दिया हुआ है। और थर्ड नंबर, द परमिसिबल अमाउंट ऑफ सुपरचार्जिंग डिपेंड ऑन द कंप्रेशन रेशियो एंड एयर फ्यूल मिक्सचर ऑफ डिजाइन। हाँ, ये भी सही लग रहा है मुझे, थर्ड भी सही लग रहा है। नहीं पता नहीं यार, देखो इन्होंने जो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ बस। कन्फ्यूजिंग क्या, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही, दूसरा चौथा भी सही लग रहा है, लेकिन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का है। ये हो सकता है कि ब्रेक पावर ज़्यादा बढ़ रही हो कंपेयर टू कि फ्रिक्शनल पावर, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है एक। तो मुझे 4 ही सही लग रहे हैं स्टेटमेंट, तो फिर अब मैं मुझे अपना आंसर नहीं दूंगा। इन्होंने जो 31 में जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो है आपका डी, और जो मैं दूसरी बुक से मैच कराया था वहाँ पे आंसर था सी। और इनका रीजन पढ़ लेते हैं। सुपर चार्जिंग इंक्रीजेस पावर आउटपुट एंड थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता है, घटाता है थर्मल एफिशिएंसी, कितना पता है। एक मिनट चेक कर ही लेते हैं यार, रुक जाओ। यहाँ कन्फ्यूजन हो गया यार कि सुपर चार्जिंग से अच्छा, ये गलती हुई है कुछ, ये बात कर रहे हैं हम टर्बो चार्जर की, सुपर चार्जर की बात ही हुई है। टर्बो चार्जर एफिशिएंसी बढ़ती था, मुझे कंफर्म पता है, लेकिन ना ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं यार, इसको बाद में डिस्कस करूँगा या कहीं से देखूंगा अच्छे से तो वहाँ से फिर बताऊँगा। ये कन्फ्यूज़न में क्वेश्चन, मैंने आंसर बता दिया इसका, और इन्होंने चाहिए चारों को थर्मल। ठीक है, तो 31 का जो आंसर रहेगा, बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है, दूसरी बुक में आंसर सी दिया हुआ है, और जो इस बुक में आंसर दिया हुआ है मैं पढ़ देता हूँ उसको। सुपर चार्जिंग इंक्रीजेस पावर आउटपुट एंड थर्मल एफिशिएंसी, इट डज नॉट इंक्रीज द फ्यूल कंजम्पशन। ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ने लिखा है कि इंक्रीज्ड पावर एंड टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ द सुपर चार्जिंग may लीड टू डिटोनेशन, सो फ्यूल मस्ट हैव बेटर एंटी-नॉक प्रॉपर्टी। ओके। Third statement, the permissible extent of supercharging depends on the ability of engine to withstand the increased gas loading and thermal stresses. Fourth statement लिखा हुआ है, durability, reliability and fuel economy are the main consideration that limits the degree of supercharging. Okay. Fifth statement लिखा हुआ है, engine friction losses increases with supercharging due to the internal inertia of moving parts. ठीक है, ये 5 लाइन लिखी हुई है। अब मैं इसे चेक करूँगा कहीं से, फिर बताऊँगा आपको। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 32। देखो, थर्मोस्टेट जो होता है इसका मेन काम होता है, ये इट अलाउज द इंजन टू वार्म अप क्विकली। तो इसका मेन काम होता है, जो हमारा कूलेंट होता है ना उसको एक डिजायर्ड लेवल तक लेके जल्दी से जल्दी आता है, जिससे कि हमारा जो इंजन की हीटिंग है तुरंत तुरंत हो जाए और काम करना शुरू करे इंजन। यही इसका मेन काम होता है। दैट्स वाई इट अलाउज द इंजन टू वार्म अप क्विकली, इसमें हेल्प करता है। 32 का आंसर बी हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 33।
देखो यहाँ बोला गया है कि जो मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% है, फ्रिक्शनल पावर हमारा 25 किलो वाट है, ठीक है। तो हमने सिंपल लगा दिया मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर जो हमारा होता है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर होता है। देन हमने इसको एन की वैल्यू 0.8 पुटअप की 80% और उसको सॉल्व आउट किया, तो यहाँ से निकल गया है हमारा ब्रेक पावर 100 किलो वाट। देन इंडिकेट पावर हमने वैल्यू पुट कर दी, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, यहाँ पे इंडिकेट पावर निकल गया क्या 125 आंसर, एंड 33 का बी आंसर हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 34। देखो जो 34 में इसमें इन्होंने ब्रेक पावर दिया हुआ है, पूछा हुआ इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शनल पावर, तो सिंपल सी बात है यार, इंडिकेटेड पावर हमेशा ब्रेक पावर से ज़्यादा ही होगी, तो हमारे यही ऑप्शन बचा, ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो 75 हो गया हमारा इंडिकेटेड पावर, 60 हो गया ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर 15 हो गई, सॉल्व ही नहीं करना है, तो आंसर डी हो गया, 34 का डी। एंड 35 नंबर क्वेश्चन करिए। देखो जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें बोला गया है, इन्होंने इन्होंने बोला हुआ है कि सुपर चार्जिंग हम क्यों रिकमेंड करते हैं। तो मेन इसका रीजन ये होता है कि सुपर चार्जिंग से हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी काफ़ी हाई हो जाती है, एंड बेटर कंबसन होता है और इंक्रीज पावर आउटपुट, ये तीनों रीजन सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेप में जो दिया है इन्होंने ना, इसमें लिख दिया इंक्रीज टेम्परेचर, ये कोई मोटिव नहीं है इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव है ये है स्मॉलर साइज, तो ये तीनों चीज़ दे दी है इसमें, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 35 का ए। 36 ट्राई कीजिए। ट्राई 36 नंबर। 36 ट्राई क्या करना है, काफ़ी सिलेबस में नहीं आता है कभी, ये पूछते उससे नहीं है, इसको मैं सीधे इसका फॉर्मूला जो लिखे दे रहा हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है पाई डी एन अपॉन डब्ल्यू माइनस S/60। तो डायमीटर डी डायमीटर है, डायमीटर हमारा जो यहाँ पे 600 mm दिया हुआ है, प्लस 26 जो वायर का डाया है, एन स्पीड है, डब्ल्यू आपका लोड है, एंड जो 30 रीडिंग हो रही है स्प्रिंग पे वो 30 एस है। अब वैल्यू पुटअप करोगे, इसका आंसर निकल जाएगा 2.5, ठीक है। बी 36 का बी आंसर हो जाएगा। 37 ट्राई कीजिए। जो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कंसीडर द सुपर चार्जिंग के बारे में बताना है आपको। तो सुपर चार्जिंग रिजल्ट्स इन क्वाइटर एंड स्मूथर ऑपरेशन ऑफ सी आई इंजन। पता नहीं यार, ये होता होगा फैक्चुअल, ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं कि अब सुपर चार्जिंग ऑफ द सी आई इंजन रिक्वायर्स इंक्रीज इन वॉल्व ओवरलैप, लिमिट ऑफ सुपर चार्जिंग इज रीच्ड बाई थर्मल एंड मैकेनिकल लोडिंग। तो ये तीनों ही फैक्चुअल बेसिस आंसर्स हैं, तीनों ही सही है यहाँ पे। 37 का ए आंसर है। 38 ट्राई कीजिए।
जो पीछे क्वेश्चन बोला था स्मूदर और क्वाइटियर वाला, तो उसमें हम उसको उससे रिलेट कर सकते हैं नॉकिंग से, कि नॉकिंग नहीं होगी सुपर चार्जिंग करने से, तो जो हमारी प्रोसेस है सिंपली चलती रहेगी। 30 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे बोला गया कि पावर आउटपुट ऑफ द गिवन इंजन इंक्रीजेस बाय सुपर चार्जिंग, ये बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ द पावर ड्यू टू द एल्टीट्यूड इज कंपनसेटेड, ये बिल्कुल सही। देखो जब हमारा हवाई जहाज ऊपर जाता है तो जब एच बढ़ता है ना तो रो की वैल्यू घटती है। तो रो जो सुपर चार्जिंग में यही होता है कि हम प्रेशर बढ़ा के रो को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। रो को बढ़ाते हैं तो ये जो लॉस हो रहा था कंपनसेट हो जाता है, तो 1 and 2 सही है। एंड और आंसर शुड बी डी। और जो दी थर्ड दिया इसमें इंक्रीज द सुपर चार्जिंग इंक्रीज ये सब फालतू है। ऐसा इंजन में कह रहे हैं डिटोनेशन कम होगा ऐसा सुपर चार्जिंग से, ये तो फालतू स्टेटमेंट है। ये सब कट गया, मतलब डी आंसर इसका है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 39। देखो यहाँ बोला गया कि 5% पंपिंग लॉस है, पंपिंग लॉस एंड 7% है मैकेनिकल लॉस, तो दोनों मिला के हो गया 12% लॉस हो रहा है। इंडिकेटेड पावर में 12% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब इंडिकेटेड पावर का 88% हो जाएगा आपका ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड पावर इंटू 0.88 इसको टू ब्रेक पावर मैंने कर दिया, और इसको सॉल्व करने पे इंडिकेटेड पावर हमारा निकल के आ रहा है 50 किलोवाट। और हम यहाँ पूछा गया है पंपिंग लॉस, तो 50 किलोवाट का 5% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 किलोवाट। देन आंसर विल बी डी 39 का। एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 40 जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 36 का। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यार, तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है और रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 36 का, बस वैल्यूज आगे पीछे कर दी गई है। वहाँ स्पीड 450 थी, यहाँ स्पीड कर दी गई 600, तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 3.3 40 वाले में। आंसर इसे एंड 41 ट्राई कीजिए। देखो जो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें बोला गया है सी आई इंजन इज बल्कियर। सिंपल सी बात है कि सी आई इंजन लगाते हैं हम लोग ट्रक्स में, रेल्स में, और एस आई इंजन लगाते हैं हम लोग कार्स में मेनली, जो हाई स्पीड कार थी, जैसे कि F1 वाली कार है, रेसिंग वेसिंग वाली, वहाँ पर लगता है। मतलब लगता है हर जगह पेट्रोल इंजन तो हमारी गाड़ी में, नॉर्मल गाड़ी में होता है, 4 व्हीलर्स में या 2 व्हीलर्स में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि सी आई इंजन इज मोर एफिशिएंट, ये भी सही है। एंड लाइटर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड इन द सी इंजन, ये बिल्कुल गलत है। जब हाई पावर हमें एब्जॉर्व करनी है तो फ्लाईव्हील भी ज़्यादा साइज का होगा, ठीक है। और स्पीड भी इसकी कम रहती है, तब भी ज़्यादा चाहिए। मतलब कई तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें जो फ्लाईव्हील ज़्यादा कैपेसिटी हीट की ज़्यादा बल्कि लगेगा। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी सी 41 का सी। 42 ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है 42 नंबर से, बोला गया है कि सुपर चार्जिंग का काम क्या है।
तो इट मेनली रिड्यूसेस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द इंजन। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें 100 वाट का 100 वाट पावर जनरेट करनी थी तो हमने इतना बड़ा सी इंजन लगाया, और हमें 100 वाट पावर प्रोड्यूस करनी है बट विथ सुपर चार्जिंग, तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, मतलब साइज़ कम नहीं होता है। हमारा मान लो इतना इंजन था, विदाउट सुपर चार्जिंग था तो 100 वाट प्रोड्यूस कर रहा था, और इसमें मैंने सुपर चार्जिंग लगा दी तो ये 125 वाट हो सकता है प्रोड्यूस करने लगे। मतलब पर यूनिट जो साइज़ था वो कम हो गया ना, स्पेसिफिक साइज़। तो वही ये बात कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन विथ ग्रेट पावर। हाँ ये भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्पेस भी कम होता है एंड पावर भी बढ़ता है। 42 का सी होना चाहिए, सी है भी। एंड 43 ट्राई कीजिए। 43 इज रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 44 ट्राई कीजिए। 44 रिपीटेशन है कि जो कंप्रेसर रेशियो होता है डीजल का ज़्यादा होता है, ऑटो कम होता है, और एफिशिएंसी भी डीजल की ज़्यादा होती है एंड ऑटो की कम होती है। अगर वहीं अगर हम आर की वैल्यू सेम कर दें तो वहाँ पे ऑटो आगे निकल जाएगा इन द केस ऑफ एफिशिएंसी। 44 का ए। 45 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ बोला गया है कि इन वन सिलेंडर, अगर दो इन वन सिलेंडर ऑफ द डीजल इंजन रिसीव्स मोर फ्यूल देन द अदर, मतलब किसी एक सिलेंडर पर्टिकुलर सिलेंडर में अगर ज़्यादा फ्यूल रिसीव हो रहा है तो उसमें क्या चेक करना, चेक इज चेक बाई जजिंग द सीजर ऑफ द पिस्टन। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चेकिंग द इनकम्प्लीट कंबशन इन द सिस्टम। ये कैन बी चेकड भाई, मतलब जिसमें ज़्यादा फ्यूल जाएगा उसकी हीट, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा एग्जॉस्ट का, और एग्जॉस्ट का जो कंबसन होगा वो भी कम हो पाएगा, मतलब कंप्लीट कंबसन हो सकता है ना हो पाए अगर ज़्यादा रिच मिक्सचर हो गया तो। ये दोनों समझ में आ रहा है, ये दोनों होने चाहिए, लेकिन ये वाला जो है जजिंग द सीजर ऑफ द पिस्टन, ये समझ में नहीं आया मुझे। और इसका आंसर उन्होंने क्या दिया हुआ है 45 का। 45 का आंसर डी है, तीनों ही आंसर है। ठीक है, तो अब डी मान लो आंसर, अब वो याद कर लो यार। डी एंड एक्सप्लेनेशन भी कुछ दिया है इन्होंने, एंड इन एक्सप्लेनेशन देयर इज नथिंग, नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं है वहाँ पे। और 46 भी रिपीटिशन है, सब मिला जुला के यही क्वेश्चन बना हुआ है। 46 का आंसर दे दे रहा हूँ डी। 47 ट्राई कीजिए। देखो ये जो 47 का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि हमें पावर निकालनी, तो हम सिंपल ही लगा देंगे फॉर्मूला प्लैंक अपॉन 60। तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक है तो एन की जगह n/2 आ जाएगा, यहाँ 2 से नीचे डिवाइड कर दिया हमने। तो प्रेशर हमारा 10 बार है, देन एल की लेंथ, स्ट्रोक की लेंथ 0.1 मीटर है, एरिया हमारा 5/4d² है, ये आपका एन है, अपॉन में 2 है, यहाँ 60 है। इसे सॉल्व अप करेंगे जब तो हमारा आंसर आएगा 47 का ए आंसर आएगा, मतलब कि 9.42। ठीक है, ट्राई कीजिए 48 नंबर।
देखो यहाँ पर दिया 4 स्ट्रोक इंजन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो मास फार्मूला हमारा होता है मास फ्लो रेट अपॉन ब्रेक पावर। तो मास फ्लो रेट यहाँ पे दिया हुआ है 4.4 किलोग्राम पर मिनट। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे पर आवर में, क्योंकि हमारे जो सारे आंसर्स हैं पर आवर में हैं। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 10 मिनट में था इस कर दिया आवर में यहाँ से। देन नीचे ब्रेक पावर लिखनी है, तो ब्रेक पावर हमारी दी हुई है 105। देन आंसर हम पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5 के आसपास। तो और यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है नहीं, तो कोई भी आंसर नहीं होगा इसमें। एंड 48 का आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, 49 नंबर ट्राई कीजिए। तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं सेकंड और थर्ड है, तो आप इजीली पढ़ोगे समझ जाओगे कि अगर हम एयर फ्यूल रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वहाँ पे भी पावर का रिडक्शन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे सही से बर्निंग हो ही नहीं पाती है। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी सही है। एंड थर्ड इज द आइडियल एयर कैपेसिटी, पहला वाला पढ़िए। द आइडियल एयर कैपेसिटी ऑफ द टू स्ट्रोक इज द मास ऑफ द, ये सही देखो पढ़ोगे, इसमें लिखा है कि आइडियली जो कैपेसिटी होती है टू स्ट्रोक की, तो वही वही मास है जो उसको फुलफिल कर दे कंकरेंटली। ठीक है, तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम को फुलफिल कर दे एट द इनलेट टेम्परेचर एंड एग्जॉस्ट प्रेशर। सही, ये सही लग रहा है, मतलब पूरा इसमें पढ़ोगे आप सही लगेगा। एकदम कन्विंसिंग टाइप लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर वही उसी को हम कहेंगे मास फ्लो कैपेसिटी, उसी को कहेंगे अकॉर्डिंग टू मास, एयर के मास के अकॉर्डिंग। देन और आंसर भी 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। डी 49 का डी है अभी। 15 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये पीछे हमने क्वेश्चन किया हुआ था ये वाला कि अगर आई निकालना है आपको मल्टी सिलेंडर में से, तो आप बी पी एन, मतलब एन नंबर ऑफ सिलेंडर चल रहे हो माइनस जब एक को शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, बी पी एन -1, तो बस वही बी पी एन हमारा 80 दिया हुआ है, और जो एक को शॉर्ट करते जा रहे हैं ये निकल के आ रहा है पावर, ब्रेक पावर। तो चारों को घटाएंगे तो हमारा I1 I2 I3 I4 निकल के आ जाएगा ये। देन हम चारों को समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ आई, देन हमारा निकल के आ जाएगा 100 किलोवाट। ठीक, 100 किलोवाट निकल के आ गया आई पी। देन इट इज़ आस्क दैट मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटर पावर कर देंगे, तो 80 हमारा ब्रेक पावर है एंड मैकेनिकल एंड इंडिकेटर पावर हमारा 100 है, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो 80% आ जाएगी। ओके, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ एंड आईसी इंजन आज समाप्त हुई। ओके, और आज मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक दिन में, कल मुझे जाना है दिल्ली, बाहर जाना है कल, तो कल भी सुबह ब्रेक कर दूंगा जिससे कि रिदम पूरा बना रहे, कहीं ब्रेक ना हो। नहीं तो काफ़ी लोग चिंता में आते हैं कि सिलेबस होगा या नहीं होगा। ओके, देन
Thank you for being with me for such a long time, and please subscribe channel and tell your friends about this practice session, and all the best for your upcoming exams. Okay, thank you, all the best.